प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। ऐसे क्या कारण थे कि इटली संपूर्ण पुनर्जागरण का एक आरंभिक स्थल या एक मैदान के रूप में विकसित हुआ। अपन ने पिछले 2 व्याख्यानों के अंतर्गत पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण के कारणों पर विचार विमर्श किया। आज हम इस व्याख्यान में पुनर्जागरण के लिए इटली में क्या परिस्थितियां जिम्मेवार थी, क्या ऐसे समाज स्थित था जिसकी वजह से इटली पुनर्जागरण का अग्रदूत बना। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि इटली की जो भौगोलिक अनुकूलता हमें दिखाई देती है वो पुनर्जागरण के वाहक के रूप में विकसित हुई। इटली भूमध्य सागर के बीच में एक ऐसे भौगोलिक स्थल के रूप में विद्यमान है कि पूर्व और पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार का वो केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हुआ। पूर्वी देशों और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के मध्य एक तरह का वो लेन देन का स्थान बन गया और पूर्व से आने वाले व्यापारी और पश्चिम से आने वाले व्यापारी दोनों ही भूमध्य सागर के बीच में से होकर निकलते थे। रसद, खाना पीना, सामान को रखने के स्थान इत्यादि के रूप में सभी व्यापारियों ने उस समय इटली को ही एक सर्वसुलभ स्थान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब वहाँ से भागने वाले अधिकांश विद्वान, यूनानी लेखक और कलाकारों ने भौगोलिक निकटता के कारण इटली के नगरों में शरण ले ली। पुनर्जागरण काल के अधिकांश लेखक वहीं पर विद्यमान थे और चूँकि इटली जो था वो प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र भी रहा था, साथ ही साथ यूनानी संस्कृति से इटली के नगर की सांस्कृतिक जो निकटता थी, वहाँ के अधिकांश उदाहरण भी वहाँ पर मौजूद थे। इटली यूरोप में अपनी भौगोलिक विशिष्टता के कारण से पुनर्जागरण के लिए एक विशेष उत्तरदायी परिस्थितियों का आधार बिंदु बना। साथ ही साथ इटली की भौगोलिक अनुकूलता ने सभी प्रकार के व्यापार, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके साथ साथ दूसरा जो कारण था वो था इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता। अधिकांश पुनर्जागरण काल के लेखकों और कलाकारों ने प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम की संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की थी। क्योंकि इटली स्वयं रोमन संस्कृति का जन्म भूमि केंद्र बिंदु भी था, अतः पुनर्जागरण अंकुरित होने के लिए इस विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण वो सबसे उर्वर भूमि के रूप में सामने आया। साथ ही साथ इटली ईसाई जगत का केंद्र भी था, क्योंकि वहाँ रोम का निवास एवं साम्राज्य था। पुनर्जागरण की भावना के उदय की दृष्टि से यह एक प्रतिगामी स्थिति थी, लेकिन इसका सांस्कृतिक लाभ जो है वो इटली को मिला। कुछ पोप जो थे वो बहुत कट्टर नहीं थे, उन्होंने साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन सिटी में एक पुस्तकालय की स्थापना की और सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। इस प्रकार प्रकारांतर से हम देखते हैं पुनर्जागरण की जो आंतरिक जो बातें थी, भावनाएं थी, वो धीरे धीरे इटली में मुखर होती जा रही थी और उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ इस प्रकार के न तो कोई वहाँ राजा था, न ही पोप जो थे उन्होंने इस प्रकार की रुचि को प्रदर्शित की। इस प्रकार की भावनाओं को फैलने में, इस प्रकार के विचारों को फैलने में वो किसी प्रकार के बाधक बने। साथ ही साथ इटली की आर्थिक समृद्धि जो थी उसने सबसे बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि
पूर्वी और यूरोप के मध्य होने वाले प्रचुर व्यापार का वो मध्यवर्ती केंद्र के रूप में डेवलप हुआ और अधिकांश जो व्यापारी लोग थे वो यूरोप के प्राचीन शहरों और राज्यों में जड़तावादी जो एक अंधकार जैसा जो समय था वहाँ से निकलकर वो उस इटली के उन्मुक्त शहरों में आकर बसने में अधिक आसानी महसूस कर रहे थे और व्यापार की वजह से, वाणिज्यिक समृद्धि की वजह से इटली में एक ऐसा नव धनाढ़य वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्नता के बलबूते पर एक स्वतंत्र जीवन शैली का अनुकरण कर रहा था। उन्होंने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। उस नव धनाढ़य वर्ग ने प्रत्यक्ष रूप से मानववादी कलाकारों और साहित्यकारों को उदार संरक्षण प्रदान किया। इन्हीं नव धनाढ़य वर्ग ने इटली के उन नगरों में फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की, स्कूल खुलवाए, ओपेरा हाउस बने, लोगों के विचार विमर्श और मनोरंजन के केंद्र ओपेरा हाउस के रूप में डेवलप हुए। उन सब की वजह से इटली का जनजीवन एक उन्मुक्त जीवन शैली का वाहक बना। वैसा जीवन यूरोप के अन्य रूढ़िवादी देशों में संभव नहीं था। अतः इन नव धनाढ़य लोगों ने इस प्रकार के विचारों को, अध्ययन अध्यापन को, लेखकों कलाकारों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चूँकि व्यापारिक समृद्धि की वजह से इटली के नगरों का भी विकास हुआ, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स इत्यादि, और साथ ही साथ फ्लोरेंस की प्रगति विशेषकर बैंकिंग वाणिज्य उद्योग के रूप में हमारे सामने आती है। जैसा डेवलपमेंट बैंकिंग के रूप में फ्लोरेंस में हुआ, वैसा पूरे यूरोप में न लंदन में, न एविग्नान में, न लॉरेंस में, न पेरिस, बर्गस, कहीं पर भी इस प्रकार की स्थितियां विद्यमान नहीं थी। हम देखते हैं कि अधिकांश पुनर्जागरण के युग के कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, दांते, बुकासियो, पेट्रार्क और मैकियावली इत्यादि किसी न किसी रूप में फ्लोरेंस नगर से जुड़े हुए थे। अतः इटली के इन नगर राज्यों, इन शहरों ने एक उन्मुक्त विचार शैली को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा इटली की सामाजिक स्थिति जो थी वो भी एक विशिष्ट प्रकार की थी। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एक अलग तरीके से विकसित हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि इटली में कभी भी सामंतवादी व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत नहीं हो पाई थी। सामंतवादी व्यवस्था पुनर्जागरण के विकास में एक प्रमुख बाधा या रोड़ा हो सकती थी, जो कि यूरोप के अन्य देशों में विद्यमान थी। अपन समझ सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था एक छोटे एक ऐसे क्षेत्र में विद्यमान होती है जहाँ केवल एक सामंत, एक जागीरदार, एक किलेदार जो होता है वो सारी भूमि का मालिक होता है और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर एक कृषक दासों के समान होते हैं। अतः हम देखते हैं कि उन कृषक दासों के बजाय सोचने, समझने, विचार करने या पुस्तक अध्ययन करने इत्यादि का समय उनके पास नहीं होता है। वो केवल एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनको वहाँ पर खाना पीना जो है उपलब्ध हो जाता है। जबकि इटली के शहरों में जो डेवलपमेंट हुआ वो इस प्रकार का नहीं था। वहाँ जो लोग विकसित हुए, जो लोग लेखकों के रूप में, विद्वानों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, वकीलों के रूप में, साहूकारों के रूप में जो हुए, उनके पास एक अच्छी आय होने के साथ साथ उनके पास एक समय भी था। उस खाली समय में वो अपनी मानसिक क्षुधा को शांत करने की स्थिति में थे। अतः वहाँ एक स्वस्थ नागरिक चेतना के संकेत हमें मिलने प्रारंभ होते हैं और यही स्वस्थ नागरिक चिंतन जो था वही इटली के पुनर्जागरण का वाहक बना और पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों के उदय और विकास में उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसी प्रकार इटली में नगर राज्य जैसे फ्लोरेंस और वेनिस जैसे स्वतंत्र नगर राज्य विकसित हुए। इनमें जनतंत्रवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। यहाँ पर न राजा था, न पोप के बंधन थे। वहाँ पर केवल
उन्मुक्त एक स्वच्छंद जीवन शैली का प्रभाव हमें वहाँ पर दिखाई देता है। सम्राटों और पोप का नियंत्रण वहाँ केवल नाम मात्र का ही था। अतः ऐसी स्थितियाँ जो थी वो स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र एक चिंतन जो था उनके विकसित होने के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली में कुछ ऐसी विशिष्ट प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी, नगर राज्यों का उदय जिस प्रकार से हुआ, समाज का डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ, आर्थिक समृद्धि जिस गति के साथ वहाँ बढ़ी, और पोप और अन्य राजतंत्रों का वहाँ पर ज़्यादा उन पर दबाव न होना, इन सभी वजह से वहाँ एक स्वतंत्र जीवन शैली, स्वतंत्र चिंतन इत्यादि के लिए उपयुक्त माहौल पैदा हुआ। और अधिकांश जो कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होने के बाद जो विद्वान जो लोग भाग कर आए, वो सब इन्हीं इटली के आसपास के क्षेत्रों में बसे। उनको जीवन यापन भी वहीं मिला, उनको रोज़गार भी मिला और उनके जीवन की सुरक्षा भी वहाँ हुई। तो वहाँ जो इन ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य का दोबारा से लेखन शुरू हुआ, और वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालयों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से धीरे 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 इटली के समस्त समाज, इटली के समस्त लोगों में धीरे धीरे वो प्रवाहित हुए और उन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता, ज्ञान जो था प्राचीन रोमन साम्राज्य में और यूनान में, उसकी धीरे धीरे ये एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि उनका इतिहास जो है वो किस प्रकार से बहुत समृद्धशाली था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी मध्यकाल में कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और उनके स्थान पर बर्बर हूणों के और उसके बाद तत्कालीन तुर्कों के आक्रमण जो हुए, उसकी वजह से सारे यूरोप का ज्ञान विज्ञान साहित्य स्वतंत्र जो सारी वो एक लंबे समय के लिए दब गई। और 14वीं शताब्दी के आते आते इस प्रकार के वापस कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप होने लगी जिसकी वजह से प्राचीन ज्ञान विज्ञान की फिर से खोज होनी शुरू हुई और ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ और संपूर्ण इटली और इटली के आसपास बसे हुए यूरोप के लोगों तक वो ज्ञान सारा फैला कि उनका प्राचीन वैभव और गौरव किस प्रकार का था। हमें उनको वापस उनको प्राप्त करने के लिए सारे यूरोप का समाज जो था एक साथ एक मुश्त खड़ा हुआ और उन्हें मध्यकालीन दास्ता के जुए, चर्च की कट्टरता, पोपों का विलासी जीवन और मध्य युगीन संपूर्ण रूढ़िवादी परंपरा का उन्हें त्याग कर दिया और यूरोप को एक नवीन एक स्वच्छंद उन्मुक्त आकाश के नीचे वो ले आए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ पुनर्जागरण का एक वाहक बनी और संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का वो एक अग्रदूत के रूप में इटली सामने आया और बताया कि उनका पुराना जो वैभव था वो किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम लगभग हमने पुनर्जागरण जो विषय है उस विषय पर हमारी चर्चा जो है वो पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आगे अपन नेक्स्ट व्याख्यान में अपन दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।